केमिस्ट्री क्लास में आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में साइक्लिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामाकरण के बारे में जानेंगे, अर्थात आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। इसके नामकरण से पहले हम लोगों ने साइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में संयोग करके एक बंध श्रृंखला का निर्माण करता है उसे हम साइक्लिक यौगिक कहते हैं, अर्थात बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं, या फिर रिंग कंपाउंड कहते हैं, या फिर साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और इन साइक्लिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण की सभी विधियां ठीक उसी प्रकार है जिस तरह से हम लोगों ने खुली श्रृंखला वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण किया है। जैसा कि उसमें कहता है कि सर्वप्रथम हम कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी साइक्लिक यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला का साइक्लिक चुनेंगे। फिर एलिफैटिक कंपाउंड में कहता था कि अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो उसकी गिनती हम कॉन्स्टिट्यूएंट की ओर से करते हैं। फिर अगर दो या दो से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो कार्बन परमाणु की गिनती हम उस ओर से करते हैं जिधर से कॉन्स्टिट्यूएंट के संख्याओं का योगफल न्यूनतम हो। अगर उस खुली श्रृंखला में अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसमें कार्बन परमाणु की गिनती डबल बॉन्ड की ओर से ही करते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी साइक्लिक यौगिक में अगर रिंग में कहीं डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसकी गिनती हम डबल बॉन्ड की ओर से ही करेंगे और वो साइक्लोएल्कीन हो जाएगा, अर्थात वो साइक्लोएल्कीन का डेरिवेटिव होगा। जिस तरह से खुली श्रृंखला में अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता था तो उसमें कार्बन परमाणु की गिनती हम लोग ट्रिपल बॉन्ड की ओर से करते थे और वो यौगिक एल्काइन का डेरिवेटिव होता था। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी वही नियम लागू होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो कार्बन परमाणु की गिनती हम उसी फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं और वो यौगिक उसी फंक्शनल ग्रुप का डेरिवेटिव होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो इस स्थिति में कार्बन परमाणु की गिनती हम उस ओर से करते हैं जिधर से सेमियर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो ये सभी नियम यहाँ साइक्लिक कंपाउंड में भी लागू होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे, बाकी जो रेस्ट सभी नियम है वो यहाँ भी लागू होगा और उसी रूप में लागू होगा। जिस तरह से वहाँ क्रम में किसको वरीयता देना है और किसको नीचे रखना है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी वही चीजें लागू होती है। अंतर केवल इतना है कि वो खुली श्रृंखला था और ये बंद श्रृंखला है। तो यहाँ पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड का। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये एक ही कंपाउंड है। यहाँ एक कार्बन है तो इसको यहाँ प्लग करके लिख दिया गया है, अर्थात इस पर भी दो हाइड्रोजन है, इस पर भी दो हाइड्रोजन है और इस पर भी दो हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों एक ही यौगिक को सूचित करता है, अर्थात ये तीनों एक ही कंपाउंड है। ऐसे अधिकतर लिखा जाता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दर्शाता है कि यहाँ दो बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। यहाँ भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन है। और चूंकि उसमें कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो ये साइक्लोप्रोपेन कहलाएगा। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, अर्थात ये तीनों यौगिक साइक्लोप्रोपेन हैं। इसी तरह से अगर हम ये लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है साइक्लोब्यूटेन। यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो इसको लिखेंगे
साइक्लोब्यूटेन, अर्थात इसका अणुसूत्र हो जाएगा आपको C4H8। तो ये साइक्लोप्रोपेन हुआ, ये साइक्लोब्यूटेन हुआ। अगर 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन होगा, 6 होगा तो साइक्लोहेक्सेन होगा, 7 होगा तो साइक्लोहेप्टेन होगा, 8 होगा तो साइक्लोऑक्टेन होगा, 9 होगा तो साइक्लोनोनेन होगा। इस प्रकार से। तो दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, अगर हम ये कंपाउंड लेते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है और यहाँ CH2 है और ये साइक्लिक रिंग में जुड़ा हुआ है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ एक बॉन्ड है तो एक कोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन है। तो जब एक कार्बन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। चूंकि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, कार्बन को 4 कोवैलेंट बॉन्ड पूरा होना चाहिए और उस 4 कोवैलेंट बॉन्ड को पूरा करने के लिए जितना कमता है बॉन्ड की संख्या उतना हाइड्रोजन एटम उस पर चला जाएगा। तो यहाँ एक ही कोवैलेंट बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, अर्थात यहाँ 3 बॉन्ड है, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड कार्बन का पूरा है, इसलिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम इस रूप में संरचना सूत्र में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये मिथाइल ग्रुप कहलाता है। ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस तरह से यहाँ तीनों एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड के नामकरण में साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें अलग अलग कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर। अब चौथा एग्जाम्पल, इससे पहले एलिफैटिक कंपाउंड अर्थात ओपन चेन कंपाउंड का यूपीएससी नामकरण हम लोग जाने हैं। ठीक वही सभी नियम इसमें लागू होता है, केवल यहाँ साइक्लो शब्द आएगा और बाकी सारा वर्णक्रम अल्फाबेट ऑर्डर सब उसमें वही फॉलो होगा। अगर हम एक कंपाउंड ऐसे लेते हैं तो यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वही कंपाउंड है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। यहाँ 2 बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ 3 बॉन्ड है इस कार्बन के पास, तो यहाँ 1 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 2 मिथाइल हुआ, तो यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3, अर्थात 1 और 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अर्थात इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ नंबर देना इसलिए जरूरी है कि अगर 2 मिथाइल है तो ये दिखाना है कि दोनों मिथाइल ग्रुप किस कार्बन पर है। यहाँ दोनों मिथाइल ग्रुप एक कार्बन पर भी हो सकता है, 2 पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 पर है, इसलिए 2 जगह यहाँ मिथाइल ग्रुप है। इसलिए कहाँ कहाँ है तो 1 पर है और 2 पर है। तो 1 2 2 मिथाइल है, इसलिए डाई मिथाइल, और चूंकि यहाँ 3 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नामकरण हो जाता है। तो इसकी गिनती हम यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3, और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, अर्थात जो कंस्टिट्यूएंट है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, इसका हम ख्याल रखेंगे। कम से कम अंक मिलते हुए भी और उस सभी कंस्टिट्यूएंट को शामिल करते हुए ही आगे बढ़ेंगे इसमें नामकरण में। फिर एक 5वें कंपाउंड को लेते हैं,
यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जगह मिथाइल ग्रुप यहाँ मौजूद है। इस तरह से लिखना चूंकि हम लोग जान गए हैं, इसलिए हर एक कंपाउंड को ऐसे लिखा नहीं जा सकता। हम समझेंगे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड पूरा है, यहाँ पर केवल कार्बन है। कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ CH3 है, फिर यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। सुविधा के लिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ CH है, यहाँ फिर CH3 है, यहाँ फिर CH3 है और यहाँ CH3 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं या ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ 1 1 2, 3 मिथाइल है, तो यहाँ लिखेंगे ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से इस कंपाउंड का यहाँ नामकरण हो जाता है। क्योंकि 1 पोजीशन पर यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है तो 1 1, फिर 2 पर 1 मिथाइल ग्रुप है तो 2, 3 मिथाइल हो गया तो ट्राई मिथाइल और ये साइक्लोप्रोपेन है। तो इस प्रकार से साइक्लोप्रोपेन में अलग अलग केस आता है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट इसमें मौजूद है। अब एक छठे कंपाउंड को लेते हैं। यहाँ एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, फिर यहाँ CH है, क्योंकि 3 बॉन्ड है। यहाँ CH3 है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कंपाउंड को इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब यहाँ जब भी हम लिखेंगे तो केवल इसी प्रकार का लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये समझना होगा कि यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है। कार्बन तो यहाँ भी है, 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 प्रत्येक कोने और अंतिम छोर पर कार्बन मौजूद है। अब प्रश्न उठता है कि कहाँ कितना हाइड्रोजन है। यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ 3 बॉन्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ 1 हाइड्रोजन है। यहाँ 3 बॉन्ड है, इसका मतलब है कि 1 हाइड्रोजन है। यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन है। यहाँ एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन होगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि रिंग में 4 कार्बन है। जब रिंग में 4 कार्बन है तो वो साइक्लोब्यूटेन होगा, अर्थात उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन साइक्लोब्यूटेन होगा। अब यहाँ इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ से नंबरिंग इसलिए किया गया है कि ये इथाइल ग्रुप है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, तो ये इथाइल ग्रुप हुआ। और ये मिथाइल ग्रुप है तो इथाइल मिथाइल, मिथाइल M से शुरू होता है और इथाइल E से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E लेटर M के पहले आता है, इसलिए यहाँ पहला नामकरण यहाँ करेंगे 1 2 3 4। यहाँ हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, 1 2 ऐसे करके नहीं जा सकते हैं, ऐसे ही चलेंगे। अगर हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ कंस्टिट्यूएंट को 1 2 3 यहाँ 4 हो जाता है, तो कंस्टिट्यूएंट यहाँ 1 और 4 पड़ा जाता है। जबकि यहाँ कंस्टिट्यूएंट को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अर्थात इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो यहाँ नंबरिंग इसी ओर हम देंगे। हम ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ 1 2 3 और 4 देते हैं तो 1 और 4 पर कंस्टिट्यूएंट आ जाता है।
और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाता है, यहाँ 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आता है। तो ये नियम कहता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा एलिफैटिक कंपाउंड में, कि अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में, चाहे वो लंबी श्रृंखला किसी क्लोज चेन कंपाउंड का हो या ओपन चेन कंपाउंड का हो, ये मतलब नहीं रखता है। लंबी कार्बन श्रृंखला में अगर 2 या 2 से अधिक कंस्टिट्यूएंट मौजूद हो तो कार्बन परमाणु की गिनती हम उस ओर से करते हैं जिधर से उन कंस्टिट्यूएंट के संख्याओं का योगफल न्यूनतम आता है, कम से कम आता है। ये तो ध्यान रखेंगे ही। और ये भी ध्यान रखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आता है, तो जो लेटर पहले आता है उसको कम से कम अंक मिलना चाहिए, और जो लेटर बाद में आता है उसको उसके बाद का अंक मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका नंबरिंग ऐसे ही होगा। और यहाँ 1 पर इथाइल ग्रुप है, 2 पर मिथाइल ग्रुप है, और चूंकि ये 4 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। फिर एक एग्जाम्पल यहाँ और लेते हैं। चूंकि नियम सारा एक एक करके लिखा गया एलिफैटिक कंपाउंड में, इसमें केवल साइक्लो लगा देना है, इसलिए यहाँ नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ 7वें कंपाउंड में कह रहा है, ये 5 कार्बन का रिंग है, ये साइक्लोपेंटेन कहलाएगा। इसमें यहाँ अगर हम इथाइल ग्रुप देते हैं, यहाँ भी इथाइल ग्रुप है, तो इसका नामकरण हो जाएगा 1 2 3 4 5, अर्थात 1,2 डाई इथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई इथाइल साइक्लोपेंटेन। यहाँ हम 1 2 यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे चलेंगे तब या ऐसे चलेंगे तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 1 2 3 ऐसे चलेंगे, यानी उसका नंबरिंग कंस्टिट्यूएंट की ओर से करते हुए और जो कुल कंस्टिट्यूएंट है उसको कवर करते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम यहाँ शुरू किए तो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5, यहाँ क्लॉकवाइज में भी चल सकते हैं, एंटी क्लॉक में चल सकते हैं, लेकिन इस दोनों को कवर करते हुए चलना है। अगर हम ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4 5, अगर ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है यहाँ रिंग में, तो साइक्लोपेंटेन हुआ। और चूंकि दोनों कंस्टिट्यूएंट यहाँ इथाइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, तो 1 पर इथाइल है, फिर 2 पर इथाइल है, तो 1 2 2 इथाइल है तो डाई इथाइल, और चूंकि यहाँ रिंग में 5 कार्बन है तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया। अब फिर अन्य एग्जाम्पल इसमें लिया जा सकता है। यहाँ डबल बॉन्ड दिया हुआ है, और मान लिए कि यहाँ एक कंस्टिट्यूएंट भी दिया हुआ है। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कि यहाँ CH है, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पूरा है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2, यहाँ CH3 है। तो अगर साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड मौजूद हो और कंस्टिट्यूएंट हो तो डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिलना चाहिए, अर्थात इसका नंबरिंग हम डबल बॉन्ड की ओर से शुरू करेंगे और उसको कवर करते हुए कंस्टिट्यूएंट को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो इसका नंबरिंग हो जाएगा इस तरह से। यहां से हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक यहां शुरू किए हैं, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट इधर है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ना होगा। डबल बॉन्ड यहाँ भी शुरू हो रहा है तो 1 2 ऐसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये 5 पर आता है, 1 2 3 4 5 पर आ जाता है। तो 1 और 5 पोजिशन पर आता है, तो 1 और 5 मिलकर के 6 हो जाता है, और यहाँ 1 और 3 मिलकर के 4 होता है। तो उन कंस्टिट्यूएंट के संख्याओं का योगफल जिधर से कम होगा उधर से उसकी काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ इसका नामकरण हो जाता है 3 मिथाइल
साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 3-मिथाइल साइक्लोपेंटेन या 3-मिथाइल 1 साइक्लोपेंटेन या 3-मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1। और चूंकि 1 पर ही डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3-मिथाइल 1 साइक्लोपेंटेन। चूंकि यहाँ रिंग में 5 कार्बन है इसलिए साइक्लोपेंटेन हुआ और डबल बॉन्ड होते हैं साइक्लोपेंटेन हो गया। तो इस कंपाउंड को हम 3-मिथाइल साइक्लोपेंटेन भी कर सकते हैं, 3-मिथाइल 1 साइक्लोपेंटेन भी कर सकते हैं या 3-मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 भी कर सकते हैं। तीनों एक ही केस है। फिर अलग एग्जाम्पल हम ले लें। यहां 2 जगह डबल बॉन्ड है तो इस दोनों बॉन्ड को कवर करते हुए और इस दोनों डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले ये काम करते हुए इसके रिंग में कार्बन की संख्या को आगे हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ डबल बॉन्ड को 2 और 3 पोजीशन मिल रहा है तो 2 और 3 मिलकर 5 हो जाता है। अगर हम यहां शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 तब यहाँ 1 और 4 को मिलता है जो अधिक हो जाता है, इसलिए इसका नंबरिंग यहां शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब दोनों में क्या अंतर है? अगर हम ऐसे इसका नंबरिंग कर रहे हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर है और 3 पोजीशन पर है, ये मिलके 4 हो गया। अगर हम यहां से शुरू करते हैं, अगर ऐसे चलते हैं तो हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड को क्या क्या स्थान मिल रहा है, 1 मिल रहा है और फिर यहाँ पर 4 मिल रहा है, ये 5 हो गया। तो कम से कम इधर से आता है इसलिए इसकी गिनती हम ऐसे करेंगे तो ये वाला जो भाग है वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नंबरिंग हम करेंगे। अर्थात 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों? तो यहाँ डबल बॉन्ड 1 और 3 को मिल रहा है। क्योंकि डबल बॉन्ड 1 से शुरू होता है तो पोजीशन 1 कहलाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड 3 से शुरू होता है तो यहाँ पोजीशन 3 कहलाएगा। तो 1 और 3 यानी कि 1 और 3 पर ये पोजीशन है तो ये दोनों मिलकर 4 हो गया। अगर हम ऐसे चलते हैं तो 5 हो जाता है उसका योगफल। नियम कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक कंस्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो हम गिनती उधर से करेंगे जिधर से उसके अंकों का योगफल कम होगा। तो इस प्रकार से इसका नंबरिंग इस साइड से होगा। अब इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट 1,3 डाइएन। चूंकि यहाँ रिंग में 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन हुआ, चूंकि डबल बॉन्ड है तो साइक्लोपेंटेन हुआ। और डबल बॉन्ड यहाँ 2 जगह है, कहाँ कहाँ है? 1 पर और 3 पर। तो यहाँ साइक्लोपेंट 1,3 डाइएन। अगर इसको हटाते हैं तो साइक्लोपेंटेन हो जाता है। डाई इसलिए दिया गया है कि यहाँ 2 जगह डबल बॉन्ड है। 1,3 इसलिए दिया गया है कि यहाँ 1 पर है और 3 पोजीशन पर यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद है। तो इस प्रकार से ये 9 एग्जाम्पल दिखा रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण कैसे करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना कि कंस्टिट्यूएंट होगा तो कैसे करेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो कैसे करेंगे। अब इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि अगर ऐसे कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो उसका नामकरण हम कैसे करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हम लोगों ने एलिफैटिक कंपाउंड में पढ़ा है, सारे नियम वही रहेंगे, केवल यहाँ साइक्लो शब्द आ जाता है। अंतर इतना है कि वो खुली श्रृंखला वाला यौगिक था, ये बंद श्रृंखला वाला यौगिक है।
तो 10वें कंपाउंड में यहाँ हम OH ले लेते हैं, यहाँ मिथाइल ले लेते हैं और यहाँ इथाइल ले लेते हैं। यहाँ एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ, अर्थात CH2CH से मिलकर के ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। तो अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला में या साइक्लिक रिंग में फंक्शनल ग्रुप हो या कोई कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों साथ साथ मौजूद हो तो फंक्शनल ग्रुप की ओर से उसकी गिनती करेंगे और फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो इसकी गिनती हम यहां से शुरू करेंगे। अब इसकी गिनती यहां से नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां से अगर ऐसे जाएंगे तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट को ज्यादा अंक मिल जाएगा। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट को 2 और 3 मिल रहा है। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, अगर ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4 और 5 को मिल रहा है। अगर हम ऐसे गिनती करते हैं तो इसको 4 और 5 पोजिशन मिल रहा है, जो मिलकर के 9 हो जा रहा है जोड़ने के बाद। अगर हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ 3 और प्लस यहाँ 2 5 हो जाता है, तो कम से कम अंक हमको ऐसे मिल रहा है। और ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप की ओर से उसकी गिनती करते हुए और कॉन्स्टिट्यूएंट को कम से कम अंक मिले उसी ओर से इसकी गिनती करते हैं। तो इसका गिनती जो है ये सही दिशा में है। और यहाँ 3 पर इथाइल ग्रुप है तो यहाँ लिखेंगे 3 इथाइल। 2 पर मिथाइल है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मिथाइल। और चूंकि यहाँ 5 कार्बन रिंग में तो साइक्लोपेंटेन हुआ, अल्कोहल है तो साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा। साइक्लोपेंटेनॉल, इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 3 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। चूंकि अल्कोहल यहाँ एक कार्बन मौजूद है, इसलिए साइक्लोपेंटेनॉल 1 भी लिख सकते हैं या 1 साइक्लोपेंटेनॉल भी लिख सकते हैं या साइक्लोपेंट 1 और भी लिख सकते हैं। चूंकि एक ही पोजीशन पर है इसलिए यहाँ नंबरिंग देना कोई मायने नहीं रखता है, वैसा हम लिख भी सकते हैं। इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जिससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि साइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी नामकरण कैसे किया जाता है। ये 6 मेंबर का कंपाउंड है, 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग है। ये बेंजीन जैसा दिख रहा है लेकिन बेंजीन है नहीं। चूंकि ये बेंजीन कब होता है जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ 3 जगह होता, लेकिन ये बेंजीन नहीं है क्योंकि यहाँ 2 ही जगह बॉन्ड है। तो यहाँ इसका नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड 1 और 4 पर है। अगर हम ऐसे भी करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी आता है, तो वही पोजीशन आएगा। तो हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1 4 डाइईन। साइक्लोहेक्स 1 4 डाइईन, अर्थात इस कंपाउंड का नाम हो जाता है साइक्लोहेक्स 1 4 डाइईन। इस तरह से कुछ और कंपाउंड को हम आसानी से ले सकते हैं अभ्यास के तौर पर, जिससे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आखिर साइक्लिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण किस आधार पर किया जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं 12वें कंपाउंड में कि यहाँ 2 जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप यहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ इसका नामकरण ऐसे करेंगे, क्योंकि 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा और 3 पर मिथाइल है, यहाँ 1 2 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल
साइक्लोपेंट 1,2-डाइऑल। इस कंपाउंड का नाम हो गया 3-मिथाइल साइक्लोपेंट 1,2-डाइऑल। तीसरके कार्बोमिथाइल है इसलिए कि यहाँ फंक्शनल रूप से काउंटिंग शुरू करते हुए कंस्टिट्यूएंट को शामिल करते हुए आगे बढ़ना है, तो इस प्रकार से यहाँ 3-मिथाइल हो जाता है और साइक्लोपेंट 1,3-डाइऑल इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 2 जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। तो ये सब एग्जाम्पल ये दर्शाते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड का भी नामकरण हम ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस तरह से पूरी श्रृंखला वाले का किए हैं। अंतर इतना है इसमें साइक्लो शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारा जो नियम है टेक्निक है वही इसमें लागू होता है जो हम लोगों ने एलिफैटिक कंपाउंड के नामकरण में पढ़े हैं और एक एक नियम को जाने हैं। ठीक वही चीज़ है। तो इस प्रकार से यहाँ साइक्लिक यौगिक का नामकरण संपन्न हो जाता है।